नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल अननोन पेट्रियट्स पे। दोस्तों, आप लोगों ने मिशन इम्पॉसिबल मूवी देखी जरूर होगी। ईथन हंट का कैरेक्टर था, वो डेयरिंग मिशन अकम्प्लिश करता था और दर्शकों को ये लगता था कि ये कोरी कल्पना है, ये जो किसी भी देश का कोई भी इंटेलिजेंस ऑफिसर ऐसा कोई कारनामा कर नहीं सकता है। चलिए, ये तो मूवी की बात होगी, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे देश ने बहुत रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ऐसा ऑपरेशन किया नूर खान एयरबेस पे, जिसने पूरी मोड़ को बदल के रख दिया युद्ध का 2 दिन में। और इवेंचुअली जो है पाकिस्तान को घुटने पे आना पड़ा और सीज फायर करना पड़ा। तो नूर खान एयरबेस पे जो स्ट्राइक हुआ, उसके पीछे की तैयारी और जो तथ्य छन के आ रहे हैं, कुछ अभी भी क्लासिफाइड हैं, कुछ मॉर्फ स्टेट में है। मॉर्फ स्टेट वो होता है दोस्तों, जब क्लासिफाइड से प्रॉपर ओसेंट पब्लिक नहीं आती है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं वहाँ नहीं पहुँचती, बीच का एक स्टेट होता है, उसका मॉर्फ स्टेट बोलते हैं। जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, जैसे हम जैसे जियो स्ट्रैटेजिक जो एनालिस्ट होते हैं, वो उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रहता है, वो लोग इन चीज़ों को ढूंढते रहते हैं। तो मॉर्फ स्टेट की जो एनालिसिस होती है वो हमें मिलती है और उनमें से हम डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। घटना है दोस्तों 3 मई 2025, पहलगांव पे एक बहुत ही दर्दनाक हमला हो चुका होता है और पूरा जो हमारा नेतृत्व है वो गंभीरता से इस चीज़ों पे विचार कर रहा है कि हमें स्ट्राइक करना है और कहाँ कहाँ करना है। 23 तारीख, 23 मई 2025, साउथ ब्लॉक, रक्षा मंत्रालय। हमारे रक्षा सचिव श्री राजीव कुमार सिंह अपने कुछ साथियों के साथ, तीनों जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके चीफ, रॉ चीफ, आईबी चीफ, एक साइबर डिफेंस हमारी यूनिट है जो कि क्लासिफाइड है, जिसका मैं नाम बताना नहीं चाहूँगा, और 2 यूनिट्स हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। उनके चीफ मौजूद हैं, अपनी घड़ियों की तरफ देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, और उसी समय दरवाज़ा नॉक होता है और वहाँ एंटर करते हैं 4 इजरायली साइबर एक्सपर्ट्स। ये कोई आम एक्सपर्ट्स नहीं है, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के, जिसे सिनबेट बोलते हैं, और वहाँ का M69 जो कि सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम्स हैं इसराइल के, उनके वो एक्सपर्ट हैं। और वो हमारा साइबर डिफेंस की जो टीम है, वहाँ के 5 बंदे आए होते हैं। वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं, डिफेंस इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट, सिग्नल कॉर्प्स, फिर नेट ग्रिड, और एक यूनिट है दोस्तों जॉइंट साइफर ब्यूरो। इनके जो डेटा सेंटर्स है और इनके जो डेटा एल्गोरिदम्स है, इनका सारा निचोड़ वहाँ साउथ ब्लॉक रक्षा मंत्रालय को प्रेजेंट किया जाता है। और उनको गहन अध्ययन करने के लिए इजराइल से वो तीनों रक्षा विशेषज्ञ आए होते हैं। वहाँ थोड़ी देर चर्चा चलती है, एक प्रेजेंटेशन दी जाती है इजरायली एक्सपर्ट्स के द्वारा। उसके बाद एक स्क्रीन खुलता है, स्क्रीन में कुछ ब्लैक डॉट्स आते हैं और उसके बाद कुछ नाम, कुछ पोस्ट्स वहाँ पे अपीयर होते हैं। वो बेसिकली दोस्तों एक डार्क नेट का एक सब थ्रेड था, और उस थ्रेड पे एक बंदे का नाम उभर के आता है, और वो बंदे का रियल नाम नहीं है, वो एक स्यूडो नेम है जिसका नाम था फैल्कन किलर। फैल्कन किलर कुछ डेटा देते हैं जो कि अत्यंत ही क्लासिफाइड है, जिनको देख के सभी नॉड करते हैं। और उसके बाद श्री अजीत डोभाल आपको वर्चुअली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं
उनसे जो रक्षा सचिव है, डिफेंस सेक्रेटरी, वो बात करते हैं, तीनों सेना प्रमुख और रॉ चीफ बात करते हैं, और हमारे जो साइबर डिफेंस के जो चीफ हैं वो डायरेक्टली एनएसए से बात करते हैं। एनएसए एक फाइनल ओके कॉल देते हैं और उसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ही एक सब ऑपरेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक पब्लिक नहीं जानती है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्राइट लाइट। ये ऑपरेशन ऑफिशियली 3 मई 2025 को शुरुआत कर दी जाती है। और जब ये ऑपरेशन शुरुआत हो जाती है और फैल्कन किलर के प्रोफाइल से ऐसे कुछ तथ्य सामने आते हैं जिस चीज पे हमारी रॉ 2022 से काम कर रही है। समय है दोस्तों 21 सितंबर 2022। यूरोपियन यूनियन का एक डुअल सैटेलाइट कोपरनिकस 1 एंड कोपरनिकस 2 कुछ पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस का जो जगह है उस एरिया में कुछ सर्टेन हीट मैप्स को स्टडी करती है, और वहाँ उन्हें कुछ एनोमली प्राप्त होती है कि जो नॉर्मल जो टेम्परेचर है, जो डेजर्ट टेम्परेचर है, उससे वहाँ का टेम्परेचर औसतन 2.5 से 3 डिग्री सडन स्पाइक वहाँ पे मिलती है। तो फिर वहाँ पे रेडिएशन एनालिस्ट को बुलाया जाता है, और आप जान के आश्चर्य होंगे, हमारा एक यूनिट है, अत्यंत गोपनीय यूनिट हुआ करता था, अभी वो क्लासिफाइड यूनिट नहीं है। जैसे हमारा एक साइबर यूनिट है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो यूनिट का नाम ही क्लासिफाइड है। अब एक यूनिट आता है मैसेंट, मेजरमेंट एंड सिग्नेचर यूनिट। ये भी रॉ और आईबी के साथ बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता है। इसरो इसमें इन्वॉल्व है। इसरो के राइसैट 1 एंड राइसैट 2 डायरेक्टली इसके सिग्नल को ट्रैक करते हैं, जो किसी भी मूवमेंट, किसी भी रेडिएशन, इवन की न्यूक्लियर रेडिएशन को भी ट्रैक करने में सक्षम है। जो आईएईए और टर्की का जो आके किराना हिल्स और ये सब में ट्रैक करके गया, उससे ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट या बेटर सिस्टम हमारे देश में मैसेंट यूनिट के पास अवेलेबल है, जिस पे कोई बात नहीं करता और करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज दे रहा हूँ। मैसेंट के पास इसका डेटा पहुंचता है। मैसेंट के जो एनालिस्ट हैं वो लोग ट्रैक करते हैं, और ट्रैक करने के बाद जो डेटा का जो रेसिड्यू होता है, उस डेटा से ये पता चलता है कि कम से कम 10,000 स्क्वायर मीटर का एक पेरिफेरी है अंदर में, और एक स्क्वायर आपको 40 फीट बाई 40 फीट का एक स्ट्रक्चर अंदर में डीप बेरिड वहाँ पे मिलता है। इससे ये समझ में आ जाता है कि वहाँ अत्यंत गोपनीय कुछ हो रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को जब एनालिसिस किया जाता है और एआई के साथ मैच करके देखा जाता है, तो ऐसे ही 2-3 यूनिट टर्की के अंकारा के नियर एक जगह है रिक्वान, वहाँ पाई जाती है। द हेग में पाई जाती है, एम्स्टर्डम के नज़दीक पाई जाती है, ऑलमोस्ट 45-40 फीट। ये सिग्नेचर ट्रेट है दोस्तों नेटो के यूनिट्स का। ये पाकिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो इस टाइप का कोई अंडरग्राउंड बंकर, ये सिर्फ बंकर नहीं है, ये एक अत्यंत सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है। और उसके बाद दोस्तों मेरे पास कुछ डेटा है जो फैल्कन किलर के जो आपका जो थ्रेड है डार्कनेट पे, वहां से जो पता चली थी कि उनके पास क्या था, 3 से 5 मीटर का कंक्रीट वॉल, जो अंदर में एक पार्टीशन जो है, वो एक पार्टीशन कम से कम आपका 75 सेंटीमीटर का जो वो स्ट्रक्चर होता है एलॉय का, वो बनी हुई थी। एक हार्डेंड बंकर विथ स्पेशल एक मेटलॉइड एलॉय के साथ बनाई गई थी। और आपको पता नहीं आपने कभी पढ़ा होगा कि नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ फैराडे केज। फैराडे केज एक मेटलिक अलॉय होता है जहां पे जिसके थ्रू कोई भी रेडिएशन, कोई भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, अल्ट्रावायलेट हो, कोई भी सिग्नल्स जो है वहाँ उससे पास नहीं कर सकती है। यहाँ पे एक ईएमपी प्रोटेक्शन होता है,
और पूरा एआई एनेबल्ड सिस्टम्स है जिसका डेटा चर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारी जो साइबर यूनिट है वो उस एआई हाइपर एआई एक्टिव जो डेटा सेट्स हैं उसको पकड़ती है और एक अत्यंत सोफिस्टिकेटेड जो है फिल्ट्रेशन सिस्टम, एयर कूलिंग का बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम वहाँ पे ये हमें मिलता है। इससे ये पता चलता है कि जो स्ट्रक्चर एंड कमांड को देख के कि देयर इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और वो पाकिस्तान के सारा जो कंट्रोल है, चाहे वो एयर कमांड हो, न्यूक्लियर हो, सबको ये करती है। इसका एक अंदाज़ा हमें रॉ के जो ऑन स्पॉट जो एस्पेनाज में जो लोग इन्वॉल्व हैं वहाँ से इनपुट हमें मिलती है। यहाँ हमें और गहराई में जाने की ज़रूरत थी। 2022 में ये डेटा सेंटर और मैसेंट की यूनिट जो कर सकते थे किए। 3 महीने के अत्यंत गहन अध्ययन करने के बाद, डीप रिसर्च करने के बाद जो हमें डेटा सेट से मिलना था वो हमें मिल चुका था। चाहिए थी अब डीप पेनिट्रेशन की, डीप एसेट की ज़रूरत थी। अब आते हैं 4 फरवरी 2023, न्यूयॉर्क में अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी में एक बहुत ही टॉप लेवल की जियो स्ट्रैटेजिक, एशिया पैसिफिक जियो स्ट्रैटेजी की एक बहुत ही ब्रिलियंट एक एनालिस्ट है, अवंतिका सूरी। यहाँ मैं नाम बता दूं और एक डिस्क्लेमर, अवंतिका सूरी इट्स नॉट द रियल नेम। जो हमें मॉड स्टेट में जो हमें जो डिटेल्स मिली वहाँ पे रियल नेम को कभी यूज़ नहीं किया जाएगा, बिकॉज दे आर इन अ सर्टेन पोजिशन, सो दैट हैज़ बिन टेकन केयर ऑफ, सो टेक इट विथ अ पिंच, जस्ट एज्यूम शी इज़, जो मुझे नाम मिला मिस अवंतिका सूरी, और बाकी सारे डिटेल्स सब सही हैं। शी इज़ अ हार्वर्ड ग्रेजुएट, जियो स्ट्रैटेजिक उनकी एक उनमें पीएचडी है। उसके बाद केनेडी स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में उन्होंने पब्लिक पॉलिसी की हुई है, और उसके बाद अर्नेस्ट एंड यंग में बहुत ही टॉप लेवल एक एशिया पैसिफिक रीजन की टॉप कंसल्टेंट है। उनके पास एक उनके मेंटर और उनके सीनियर से एक फ़ोन बजता है, और उनसे कम से कम 5 मिनट बात करने के बाद वो अपना लैपटॉप खोल के एक प्रेजेंटेशन देने को रेडी हो जाती है। अगले ही दिन अपने बॉस के पास पहुंच के वो एक बहुत एक एक्साइटेड टोन में ये सजेस्ट करती हैं कि उनके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त एक एशिया पैसिफिक, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रीजन के लिए एक बहुत सुंदर एक प्रेजेंटेशन है, और वो काइंडली उन्हें अलाउ करें वो देने के लिए। तो वो एक बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन वो देती है, बॉस इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, और जब वो इम्प्रेस्ड हो जाते हैं तो बॉस को वो धीरे से ये सजेस्ट करती है और रिक्वेस्ट करती है कि आने वाले 3 दिन बाद जो ऑडिट एंड कंसल्टिंग टीम अर्नेस्ट एंड यंग की जी के ऑफिस में जा रही है जनरल इलेक्ट्रिक का जो सुपर स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विंग, वहाँ क्यों गई वो मैं आ रहा हूँ। वहाँ जाने का वो रिक्वेस्ट करती है और उस ऑडिटिंग टीम में उन्हें जाने की परमिशन दे दी जाती है। वहाँ जाने के बाद सारे पेपर्स को खंगालती है और वो ये देखती है कि वहाँ पे जो जी का स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट है, पाकिस्तान में कहाँ लेटेस्ट उनका अपना इलेक्ट्रॉनिक जो सर्विसेज हैं और जो पूरा उन लोग का जो सेटअप है वो प्रोवाइड किया, उसका सारा डिटेल और ब्लूप्रिंट वो ले लेती हैं, और उस ब्लूप्रिंट में वहाँ जो चीफ टेक्नीशियन है, जो काम के बंदे हैं, उनका सारा डिटेल वो निकाल लेती है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम वो करती हैं। बेसिकली दोस्तों, ये जो हार्वर्ड प्रोडक्ट है, जो लेडी, वो बेसिकली हमारी एक अननोन वैरियर हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ आगे नहीं बता सकता हूँ, और उनके मेंटर जो हैं वो उससे भी एक लेवल ऊपर की चीज़ हैं, जिन्होंने न जाने ऐसे अनगिनत मोतियों को चुन चुन के तराश के
हमारे देश के ऐसे कामों के लिए जहाँ पे अंदर घुस के इंफॉर्मेशन निकालना है, उन्हें उनको ट्रेन किया, मेंटोरिंग की। और वो जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ, वो जो मेंटर जिन्होंने फ़ोन किया था मिसा अवंतिका को, वो खुद हार्वर्ड के प्रोडक्ट हैं, आईआईटीएन है, वन ऑफ द बेस्ट एंड शार्पेस्ट माइंड्स। उन्हें अजीत डोभाल जी भी उतने ही पसंद करते हैं, जयशंकर जी भी उतने ही पसंद करते हैं। और वो एक खुद साइंटिस्ट हैं, डिफेंस कंपनी भी चलाते हैं, पब्लिक पॉलिसी, कैनेडी स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी से उन्होंने भी पब्लिक पॉलिसी की है। स्लोन स्कूल एमआईटी से उन्होंने मैनेजमेंट किया है। हार्वर्ड से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की है और आईआईटी खड़गपुर से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। तो ऐसे मास्टरमाइंड बंदे हैं और आज हमारे देश के इंटेलिजेंस के वो एक नायाब हीरा है। और जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है फॉरेन सॉइल में कोई इंफॉर्मेशन, कोई नेटवर्क की, ये काम आते हैं। ये दोस्तों एक जाने माने हस्ती हैं, पॉपुलर भी हैं, टीवी पे भी आ चुके हैं, बट मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये कुछ ऐसे सेंसिटिव चीज़ों में काम किया है। आप नाम गेस करें, मैंने कई हिंट भी दे रखी है। तो हम अब इस चीज़ से आगे बढ़ते हैं। जब उन्हें एक जी के बंदे के बारे में पता चलता है जिन्होंने पाकिस्तान में जाके काम किया, पाकिस्तान में कुछ ऐसा काम किया, कुछ ऐसा सेटअप लगाया, तो उस बंदे के पीछे एक फिर से हमारे एक मिस्टर एक्स, हमारे एक अननोन वॉरियर को एक काम दी जाती है कि उनको ट्रैक करने का। वो घोस्ट की तरह उनके पीछे लग जाते हैं, सारे डिटेल निकलते हैं और उनसे ये कमजोरी पाई जाती है कि ये भाई साहब को लास वेगस में कैसीनो खेलने की बहुत लत थी। अचानक एक बहुत ही खूबसूरत एक कैनेडियन बॉर्न हाफ इंडियन, जिनके पिता इंडियन रह चुके थे, एक लेडी उनको अप्रोच करती हैं और उनसे उनके साथ कैसीनो में वार्तालाप करती हैं और उनके साथ वो खेलने लगती है धीरे 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 धीरे, बिकॉज दे आर वो हनी हनी ट्रैपिंग जिसको बोलते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन दैट। वो बहुत क्लेवरली जो है एस्केलेट करते हुए वो अपने शीशे में उतार लेती हैं। वो भी अपना बताती हैं कि वो कैसे नेटो के साथ जुड़ी हुई थी और कुछ कुछ अपना मिलिट्री का कुछ कुछ अपना दिखाती हैं। कुछ वो बताती है कि मैं तो अपना ऐसा डेयरिंग काम कर चुकी हूँ, एक्साइटिंग काम कर चुकी हूँ, तुम बहुत बोरिंग लग रहे हो। ये सब दोस्तों टैक्टिस होती है कि एक मेल ईगो को हर्ट करने का, उकसाने का। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं भी एक डेयरिंग काम कर चुका हूँ, मैं एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में गया था, ये इनिशियली नहीं हुआ होगा, इट्स अ बिट ऑफ इमेजिनेशन, मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट दीज आर द प्रोसेस दे व्हाट दे यूज़। सो ऐसे करते हुए वो भी बताने को राजी हो जाता है कि कैसे वो पाकिस्तान में भी जाके अंडरग्राउंड में अत्यंत सीक्रेट एक सेटअप को अंजाम दिया था। जब उन्हें उस लेडी को भरोसा हो जाता है कि वो सच बोल रहा है, तो वो एक ऑफर देता है कि देयर आर सो मेनी प्राइवेट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, उनको अगर तुम ये सीक्रेट बेचते हो तो तुम बहुत पैसे कमा सकते हो, जिससे कि तुम्हारा कैसीनो खेलने की जो ये आदत है, तो वो फ्यू $100,000, वो मैं नहीं बता सकता, जस्ट अ गेस, तो वो ऑफर करती है और उसे पैसे दिए जाते हैं। और वो ईच एंड एवरी डिटेल जो उसके पास था, द मेजोरिटी ऑफ द डिटेल, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की जो डिज़ाइन है सारा, वो फैराडे केज वगैरह, ये इस बंदे ने ही हेड किया था। तो हमारा जो मॉर्फ स्टेट में जो इस बंदे का नाम डेविड दिया गया होगा, मेक श्योर कि इस बंदे का नाम डेविड नहीं है, तो जस्ट फॉर जनरलिटी मान के चलिए कि ये बंदा डेविड है। तो डेविड जो है वो मिस सीलिया को वो डेटा हैंड ओवर कर देता है और उसके बाद ये फैल्कन किलर के पास ये ये डेटा आ जाती है। तो फैल्कन किलर का भी एक 2023 में एक पोस्ट डार्कनेट पे अवेलेबल था, इवन कि वो रेडिट पे भी अवेलेबल था। रेडिट इज जस्ट अ नॉर्मल, वो तो डार्कनेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। डार्कनेट पे उस बंदे ने कुछ ऐसी चीज़ें सब रेडिट पे उन्होंने पोस्ट कर दी थी कि जहाँ पे उसके बाद एक गाइडलाइंस का ये आ गया कि ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते हैं। बहरहाल
उससे कहीं ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो डेविड बंदे ने बहुतों के साथ शेयर कर दिया था, और वो हमारे अदृश्य गनमैन के थ्रू हमारे रॉ के पास वो आ चुका था। तो ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी थी, और उससे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि उस स्ट्रक्चर का जो सबसे जो वीक पॉइंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि ये जो पॉइंट है जो वो डेविड ने बताया था मिस सीलिया को, कि वहाँ एक वेंटिलेशन शैफ्ट है, क्योंकि वो जो कूलिंग जो होती है वो पूरा रिसाइकल होकर हवा जो निकलती है, एक 30, 35, 33 डिग्री एंगल में एक वेंटिलेशन शैफ्ट एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे बनाई गई है, और उन्हीं की टीम ने डिज़ाइन किया था। और वो एक होल है, इट्स द ओनली होल जो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया के साथ उसको कनेक्ट करता है, दैट वेंटिलेशन शैफ्ट। अब इस चीज़ को रिवील हो जाता है, और इसी में छुपा है हमारे देश का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो भूतो न भविष्यते, भविष्यते तो नहीं कह सकता, बट भूतकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ, इंडिया ने पहली बार किया। और इसका ये भी एक मिशन इम्पॉसिबल है कि इस चीज़ की तैयारी हमारे इंडियन एयरफोर्स ने 2 साल पहले से कर रखी थी। वो ये कि 600 किलोमीटर दूर से 40,000 फीट ऊपर से किसी प्रिसाइज ड्रम लाइक टारगेट को हिट करने की। तो वेंटिलेशन पॉइंट को टारगेट बनाया जाता है कि यहाँ हिट करना है। तो आप कहेंगे, इसमें क्वेश्चन आता है कि 2022-23 में हमें जाने की ज़रूरत क्या थी। दोस्तों ये बात ऐसी है कि हमारा इंटेलिजेंस 24/7 365 डिग्री काम करता है, चाहे वो पीस टाइम हो या वॉर टाइम हो। आपको कभी नहीं पता होता है कि वॉर टाइम कब आ जाएगी, और ऐसा आपके घर के सामने एक ऐसा बेस बन रहा है इतना सोफिस्टिकेटेड, तो उसकी जानकारी हमें हर हाल में चाहिए, वो पीस टाइम में भी चाहिए, वॉर टाइम में भी चाहिए। तो उसी का फ़ायदा दोस्तों हमें मिला कि हमने 3 दिन पे नॉर्दर्न कमांड को सिग्नल दिया, और वहाँ से एयरफेस जो है जो 2 साल से ये कर रहे थे, जिस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे थे, कि उस पूरे स्ट्रक्चर को हमने, ये सारा तो इंटेलिजेंस का खेल हो गया, वो वेंटिलेशन सैफ्ट और कितने डिग्री और कितने कोऑर्डिनेट पे है वो हमें इंटेलिजेंस से पता चल गया, बट असली खेल खेला उसके बाद एयरफोर्स ने, कि उस कोऑर्डिनेट को 40,000 फीट से 600 किलोमीटर दूर से प्रिसीजन स्ट्राइक करके, यहाँ मैं एक एक और मैं खुलासा करने जा रहा हूँ कि जिस पर्टिकुलर मिसाइल से अंदर स्ट्राइक करके कंप्लीट डेवास्टेट कर दिया गया, उनके पूरे पूरे सिग्नल को डेसिमेट कर दिया गया, सारे सिग्नल्स जैम हो गए, वो ब्रह्मोस नहीं था, वो हमारा एक सीक्रेट वेपन है जो कि क्लासिफाइड है, इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, बट आपको गर्व होना चाहिए। तो उसके बाद कोऑर्डिनेट मिलने के बाद हमारा एयरफोर्स का एक बहुत ही ट्रेंड पायलट वहाँ पे 600 किलोमीटर दूर से उसे स्ट्राइक करता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है, और सारे जो डेटा हैं, उसके डेटा के जो बैकअप्स हैं, वो हमें दिखे टर्की जाते हुए, द हेग जाते हुए, न्यूयॉर्क जाते हुए, और उन डेटा को हमने इंटरसेप्ट भी किया। हमारा राइसेट 1 एंड राइसेट 2, और हमारा मैसिंट, और हमारा साइबर डिवीज़न, और हमारा जो सैटेलाइट डिवीज़न है, इन सारे इंटेलिजेंट डिवीज़न है, देखिए कितने सारे यूनिट्स हैं, हम उनके बारे में जानते भी नहीं, इन सारे ने डेटा को कैप्चर किया, सारे डिटेल्स हमें पता चल गई। और नूर खान में जो इतना बड़ा ये था, अच्छा हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन जो खबर आ रही है वो ये है, अंदर में कम से कम 600 के ऊपर लोगों की डेथ हुई। पाकिस्तानी आर्मी, उसे तो पूरा ध्वस्त कर दिया गया, वहाँ राख रह गई, कोई जिंदा भी नहीं रहा। कम से कम 10 अमरीकी, क्योंकि जो टॉप सीक्रेट जो वहाँ पे जो लेवल 3 बेस था, वो सारे अमरीकी उन चीज़ को कंट्रोल कर रहे थे। वहाँ पे कम से कम 10 अमरीकी मारे गए हैं, 3 टर्किश मारे गए हैं, और बाकी 550 से लेके 600 के करीब आपके पाकिस्तानी एयरफोर्स के बंदे मारे गए हैं। और इससे क्या हुआ, हमने उनका पूरा एयर कैपेसिटी, और जो नेटो का भी जो इधर वो अनजाने में हुआ, बट पाकिस्तान का जो पूरा एयर कैपेसिटी है, उसके बाद ऐसा जो कंट्रोल सेंटर को हमने तबाह किया। हमने आने वाले 5 साल के लिए ऑलमोस्ट उनका जो एयर कैपेसिटी है, क्योंकि F-16 का पूरा कंट्रोल जो है
वो उसी सेंटर से जुड़ा हुआ था। अगर आप अब F-16 आती भी है और जो रही भी है तो वो अब सिटिंग डक्ट है, क्योंकि F-16 को आप सिर्फ उड़ा नहीं सकते हैं। जब तक उसको आप एक कंप्लीट कंट्रोल एंड कमांड नहीं दोगे तो उड़ेगा नहीं, और कंट्रोल सेंटर जो है वो खत्म हो चुका है। तो ऐसे ही चीज़ों पे दोस्तों हम आगे और बात करते रहेंगे, और ऐसी ही जो क्लासिफाइड चीज़ें जब डिक्लासिफाई हो जाएंगी, मॉर्फ स्टेट पे आ जाएंगी, तो सबसे पहले याद रखिएगा, मैं आनंद रूपम आपके सामने इसी चैनल पे ऐसी चीज़ों को मैं लाता रहूँगा। और मैं ये भी ध्यान रखूँगा कि अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और सेंसिटिव नाम है, वो सेंसिटिव नाम ना आए, और वो हमारे जो आने वाले समय में हो सकता है कि आने वाले 20 साल बाद वो फ्यूचर के अजीत डोभाल बने, और यू नेवर नो, बट मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप उनका नाम गेस करें, और हो सके तो कमेंट में भी मुझे लिखें कि क्या नाम आपको लग रहा है। इसी के साथ ही मैं आनंद रूपम आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।